भूगोल के उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्तर तक डिकोड करना। तो चलिए इसी क्यू की शुरुआत ज्योग्राफी शब्द के मूल से ही करते हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि ये शब्द आया कहाँ से है और इसका असल मतलब क्या है। हाँ, तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन करना। यानी सरल शब्दों में पृथ्वी का वर्णन। बिल्कुल। और इस शब्द की उत्पत्ति के साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हैं। विद्वानों के नजरिए से देखें तो सबसे पहले एरेटोस्थेनीज का नाम आता है। इन्हें ही ज्योग्राफी शब्द का जनक माना जाता है। फिर आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उनका नजरिया बहुत ही दार्शनिक था। अच्छा। उन्होंने प्रकृति की एकता यानी यूनिटी ऑफ नेचर की बात की और एक नया शब्द गढ़ा जिसे कॉस्मोग्राफी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। और इसके बाद कार्ल रिटर का नाम आता है शायद। हाँ बिल्कुल, कार्ल रिटर ने एक अलग दृष्टिकोण दिया और भूगोल को मानव के घर के रूप में परिभाषित किया। और अंत में रिचर्ड हार्टशॉन का काम आता है, जिन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन के सिद्धांत पर जोर दिया। मतलब हर विद्वान ने पृथ्वी को देखने का एक नया चश्मा दिया है। सही कहा। पर इतने सारे नाम और अलग अलग सिद्धांत एक साथ सुनना थोड़ा भारी लग सकता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही दिलचस्प और पुराना तरीका है। वो क्या है? एक छोटी सी ट्रिक है। भूगोल के 3 रत्न, हम्बोल्ट की प्रकृति, रिटर का घर और हार्टशॉन का क्षेत्र। अरे वाह! इस छोटी सी लाइन में तीनों प्रमुख विद्वानों के मुख्य विचार छिपे हुए हैं। अक्सर ऐसे ही बारीक तथ्य सबसे ज्यादा उलझाते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या कॉस्मोग्राफी शब्द किसने गढ़ा। ये तरीका वाकई बहुत कारगर है। और जब इन सिद्धांतों से आगे बढ़कर भूगोल की शाखाओं की बात होती है तो इसे मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ। पहला है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान आते हैं। दूसरा है मानव भूगोल, जो इकोनॉमी और पॉपुलेशन पर केंद्रित है। और तीसरा है जैव भूगोल या बायोज्योग्राफी, जिसमें पारिस्थितिकी और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है। इसे दिमाग में सेट करने के लिए भी एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, पीएचबी की तरह। ज्योग्राफी के पीएचबी, पी से फिजिकल, एच से ह्यूमन और बी से बायोज्योग्राफी। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। इस तरह के विभाजन से एक स्पष्टता आती है। उदाहरण के लिए अगर मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी की बात हो तो ये समझना आसान हो जाता है कि यह भौतिक भूगोल की ही एक शाखा है। बिल्कुल। इस पूरे विभाजन को अगर एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखा जाए तो भूगोल की असली कहानी हमारे ग्रह की उत्पत्ति से शुरू होती है। हाँ, पृथ्वी और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसे लेकर कई दिलचस्प सिद्धांत हैं। जैसे कि इमैनुअल कांट ने 1755 में और लाप्लास ने 1796 में नेबुलर परिकल्पना दी थी, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। बिल्कुल। उनके अनुसार ग्रहों का निर्माण गैस और धूल के एक विशाल बादल के धीरे धीरे संघनन यानी अक्रीशन से हुआ। मतलब इसे ऐसे विजुलाइज किया जा सकता है कि अंतरिक्ष में धूल के कण आपस में टकराकर जुड़ रहे हैं और एक ग्रह का रूप ले रहे हैं। सही। और वहीं अगर ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करें तो आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी पर निर्भर करता है, जो करीब 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हाँ, समय के पैमाने को देखिए कि ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व बना, जबकि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। यानी ब्रह्मांड के अस्तित्व के एक बहुत बड़े हिस्से तक तो हमारी पृथ्वी का कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल। समय का ये पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। इसके साथ ही पृथ्वी के आकार को लेकर भी एक बहुत आम गलतफहमी है जो अक्सर दूर की जानी चाहिए। वो गोल आकार वाली बात? हाँ, आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी एक परफेक्ट गोल आकार की है, एक गेंद की तरह, जबकि वास्तव में पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा के पास उभरी हुई है। ऐसा इसके लगातार अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होता है? सही कहा। इस विशिष्ट थोड़े दबे हुए आकार को वैज्ञानिक भाषा में जियोइड कहा जाता है। और पृथ्वी का ये जियोइड आकार बहुत सारी भौगोलिक घटनाओं को प्रभावित करता है। इस पूरी कहानी को क्रम से याद रखने का एक मजेदार तरीका है कांट की निहारिका यानी नेबुला, बिग बैंग का धमाका और पृथ्वी है जियोइड सा आकार। बहुत अच्छे। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में सामने आता है कि पृथ्वी के वास्तविक आकार को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। अब आकार को समझने के बाद पृथ्वी पर किसी जगह की सटीक लोकेशन कैसे पता की जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक पूरा ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। इसमें अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स, क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर खींचे गए वृत्तों की तरह हैं और आपस में बिल्कुल समानांतर होती हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा यह है
कि किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी हमेशा लगभग 111 किलोमीटर होती है। बिल्कुल। भूमध्य रेखा को मिलाकर इनकी कुल संख्या 181 है। और दूसरी तरफ देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं। हाँ, ये अक्षांशों की तरह समानांतर नहीं होती, बल्कि ऊपर से नीचे आते हुए ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। और लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री कहा जाता है। सही। इसे याद रखने की एक पुरानी ट्रिक जो हमेशा काम आती है। लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। ये तो कभी नहीं भूलेगा। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये याद रखना कि दो अक्षांशों के बीच ठीक 111 किलोमीटर की दूरी होती है, इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। और अक्षांशों में कुछ रेखाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वे पूरी पृथ्वी की जलवायु को तय करती हैं। जैसे 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। हाँ, इसके ठीक 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। हाँ। थोड़ा और ध्रुवों की तरफ जाएं तो 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त आता है। और इन्हीं रेखाओं ने पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों या हीट जोन्स में बांट रखा है। सही कहा। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है उसे उष्ण कटिबंध यानी टॉरेड जोन कहते हैं, जहां पूरे साल सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं और ये सबसे गर्म होता है। इसके ऊपर और नीचे शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन है और ध्रुवों के पास शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन है, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके लिए एक बहुत ही लयबद्ध तरीका है। कर्क ऊपर, मकर नीचे, भूमध्य बीच में खींचे। बहुत बढ़िया। इस व्यवस्था को समझ लेने से ये स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य की किरणें शीतोष्ण या शीत कटिबंध में कभी भी बिल्कुल सीधी क्यों नहीं पड़ती। अब अक्षांशों से जलवायु तय होती है और देशांतर रेखाओं से समय। ये एक बहुत ही शानदार गणितीय व्यवस्था है। हाँ, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूम जाती है। अगर इसे गणित के हिसाब से बांटें तो 1 घंटे में 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में ठीक 4 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल। इसी कैलकुलेशन के आधार पर 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन यानी आइडियल माना गया है। ये रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। यहाँ एक बहुत ही शानदार और दिमाग घुमा देने वाला पहलू है। ग्लोब पर यह रेखा सीधी नहीं खींची गई है, बल्कि ये टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों जैसे किरिबाती और समोआ को बीच से ना काटा जाए। अगर एक पल के लिए यह सोचा जाए कि रेखा सीधी होती तो एक ही छोटे से देश के आधे हिस्से में सोमवार होता और आधे में मंगलवार। इस भ्रम से बचने के लिए ही रेखा को उनकी सीमाओं के किनारे से मोड़ा गया है। ये मानवीय सुविधा के लिए किया गया एक बेहतरीन भौगोलिक समायोजन है। और समय का नियम ये कहता है कि जब कोई पूर्व की ओर यात्रा करता है तो एक दिन कम हो जाता है यानी सब्ट्रैक्ट होता है, और जब पश्चिम की ओर जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है यानी ऐड होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, पूरब जाओ दिन घटाओ, पश्चिम जाओ दिन बढ़ाओ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का ये टेढ़ा मेढ़ा होना एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में गहराई से पूछा जाता है। और अगर भारत के संदर्भ में समय की बात करें तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से तय होता है। ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के लगभग बीचों बीच स्थित है, जिससे पूरे देश में एक समान समय लागू किया जा सके। और ये समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बिल्कुल। इसके लिए भी एक मजेदार लाइन है, 82.5 मिर्जापुर की वासी GMT से 5.5 घंटे आगे जाती। बहुत सही। ये जानना हमेशा काम आता है कि भारतीय मानक समय दुनिया के मानक समय से कितना आगे चलता है। तो ये तो हुई पृथ्वी की बाहरी सतह, ग्रेड सिस्टम और समय की बात। अब इस विस्तृत अध्ययन के दूसरे और अधिक रहस्यमयी हिस्से की ओर चलते हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे आखिर क्या चल रहा है। शुरुआत में हमारी पृथ्वी बेहद गर्म और पूरी तरह से चट्टानी थी। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई जिसे डिफरेंशिएशन या विभेदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। जब पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी तो भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में डूब गए, और जो हल्के पदार्थ थे जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम वे सतह की ओर तैर कर आ गए। इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी की अलग अलग परतें बनाई।
इसे विजुअलाइज करने के लिए एक सेब का उदाहरण लिया जा सकता है। हाँ, वो बहुत सटीक बैठता है। अगर एक सेब को देखें तो सेब का जो बाहर का बहुत ही पतला सा छिलका होता है वो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट है। ये सबसे पतली परत है। और सेब का जो गूदा है जिसे हम खाते हैं वो मैंटल है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा और मोटा हिस्सा है। बिल्कुल। और सेब के अंदर का वो हिस्सा जहां बीज होते हैं वो क्रोड यानी कोर है, जो सबसे गहराई में होता है। ये सेब का उदाहरण परतों के अनुपात को समझने के लिए एकदम सटीक है। अब भूपर्पटी या क्रस्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। जी। ये पूरी पृथ्वी के कुल आयतन का केवल आधा से 1% हिस्सा ही है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई सिर्फ 5 से 30 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 50 से 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। और हिमालय जैसे विशाल पर्वतों के नीचे तो ये 100 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। क्रस्ट को भी दो हिस्सों में समझा जा सकता है। एक है महाद्वीपीय क्रस्ट, जिसे सायाल कहा जाता है, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। हाँ, और ये ग्रेनाइट चट्टानों के बनी होती है और इसका घनत्व कम होता है। और दूसरी है महासागरीय क्रस्ट, जिसे सीमा कहते हैं, जो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है और भारी होती है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक हो सकती है। हाँ, ट्रिक है महाद्वीप हल्के सियाल से, महासागर भारी सीमा से। बढ़िया। अब सेब के छिलके से गूदे की तरफ बढ़ते हैं, यानी मैंटल। यह सतह से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। और ये पृथ्वी का 84% आयतन और 67% द्रव्यमान घेरता है। मैंटल का ऊपरी हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इसे एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहा जाता है, जो पूरी तरह से ठोस चट्टान नहीं है, बल्कि एक अर्ध ठोस या प्लास्टिक जैसी अवस्था में है। सही कहा। जब कभी ज्वालामुखी फटता है और जो धधकता हुआ मैग्मा बाहर आता है, उसका मुख्य स्रोत पृथ्वी का यही हिस्सा है। और सबसे अंदर सेब के बीज वाला हिस्सा यानी कोर। इसे नाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से निकेल और लोहा मौजूद होता है। कोर के दो अलग-अलग हिस्से हैं और दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। वो कैसे? बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर तरल अवस्था में है। यहाँ पिघला हुआ लोहा लगातार घूम रहा है और इस भारी धातु के घूमने से ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर ठोस अवस्था में है। बिल्कुल। ये एक ऐसा तथ्य है जो दिमाग को चकरा देता है। कोर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। इतने भयानक तापमान पर लोह पिघलता क्यों नहीं है? इसका सीधा सा जवाब है भारी दबाव। पृथ्वी की सभी ऊपरी परतों का लाखों गुना भारी दबाव उस छोटे से आंतरिक कोर पर पड़ता है। अच्छा। ये दबाव इतना भयंकर होता है कि वो अत्यधिक तापमान होने के बावजूद धातुओं को पिघलने ही नहीं देता और उन्हें ठोस अवस्था में बनाए रखता है। इन सभी परतों के बीच में कुछ सीमाएं होती हैं जहां चट्टानों का घनत्व अचानक बदल जाता है। इन्हें असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटीज कहा जाता है, जिसे याद रखना अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इस पूरे क्रम को एक साथ याद रखने की बहुत ही मजेदार ट्रिक है। कमर गोल यानी CMRGL। सी से कॉनराड, जो ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच है। एस मोहो, क्रस्ट और मैंटल के बीच। आर से रिपेटी, ऊपरी और निचले मैंटल के बीच। जी से गुटेनबर्ग, मैंटल और कोर के बीच। और एल से लेमन, जो आउटर और इनर कोर के बीच है। बस कमर गोल याद रखा तो पृथ्वी की गहराई का पूरा नक्शा याद हो जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जी बताइए। अगर इंसान ने आज तक पृथ्वी के अंदर सिर्फ कुछ किलोमीटर तक ही खुदाई की है, तो हमें 6000 किलोमीटर गहरी इन परतों, उनकी मोटाई और उनके ठोस या तरल होने के बारे में कैसे पता चला? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इन तरंगों को ट्रेनों के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, P, S और L। बिल्कुल। P वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होती हैं। ये सबसे तेज चलती हैं और किसी भी चीज को पार कर सकती हैं, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो। और एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स लोकल ट्रेन की तरह होती हैं। इनकी एक शर्त है, ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। जैसे ही कोई तरल पदार्थ आता है, ये गायब हो जाती हैं। और यही एस वेव्स विज्ञान के लिए सबसे बड़ा सुराग बनी। सही कहा। जब भूकंप आता है और एस वेव्स पृथ्वी के अंदर जाती हैं, तो वे आउटर कोर तक पहुंचकर अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि वो तरल है। इससे पृथ्वी के दूसरी तरफ एक शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र बन जाता है, जहां एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाती। और इसी से वैज्ञानिकों ने बिना खुलाई किए ये सिद्ध कर दिया कि आउटर कोर पूरी तरह से तरल है। विज्ञान का यह तरीका कमाल का है। और तीसरी तरंगे हैं एल वेव्स यानी सरफेस वेव्स।
ये धरातल पर चलती हैं और भूकंप के दौरान जो सबसे ज्यादा तबाही मचती है वो इन्हीं के कारण होती है। इन्हें याद रखने का तरीका है P पास यानी सभी से पास, S सॉलिड यानी केवल ठोस में। पृथ्वी की इन परतों में गहराई के साथ एक नियम हमेशा काम करता है कि तापमान और दबाव दोनों लगातार बढ़ते जाते हैं। अब अगर पृथ्वी की ऊपरी सतह की बात करें तो यह पूरी तरह से चट्टानों से बनी है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें 3 तरह की होती हैं और ये लगातार एक शैल चक्र यानी रॉक साइकिल से गुजरती रहती हैं। इन चट्टानों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जा सकता है। पहली है आग्नेय चट्टान यानी इग्निस रॉक। यह ज्वालामुखी के मैग्मा के बाहर आकर ठंडा होने से बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिघली हुई आइसक्रीम को वापस फ्रीजर में रखकर कड़क जमा दिया जाए। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। समय के साथ आग्नेय चट्टानें टूटती हैं और परत दर परत एक के ऊपर एक जमा होने लगती हैं। ये बिल्कुल एक लेयर्ड सैंडविच की तरह है। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन इसका अच्छा उदाहरण है। और तीसरी है कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक। जब इन्हीं आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर जमीन के नीचे भारी दबाव और अत्यधिक ताप पड़ता है तो उनका पूरा रूप बदल जाता है। जैसे उसी लेयर्ड सैंडविच को अगर एक ग्रिलर मशीन में भारी दबाव देकर पकाया जाए तो वो बिल्कुल अलग बन जाएगा। रॉक साइकिल के लिए एक लाइन याद रखी जा सकती है, आग से आग्नेय, परत से अवसादी, रूप बदले कायांतरित। ये शैल चक्र एक सतत प्रक्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चट्टानें अंततः खनिजों यानी मिनरल से बनी होती हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज सिलिकेट्स हैं। आज के सफर में हमने अंतरिक्ष में गैस के बादलों से लेकर पृथ्वी के धधकते हुए कोर तक की यात्रा की है। बिल्कुल। तो चर्चा को समेटते हुए चलिए 10 रैपिड रिवीजन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, एकदम तेज गति से। ठीक है। पहला, पृथ्वी का आकार जियोइड है। दूसरा, इंटरनेशनल डेटलाइन प्रशांत महासागर में जिगजैग है। तीसरा, महाद्वीपीय क्रस्ट सियाल और महासागरीय सीमा है। चौथा, मेंटल का आयतन सबसे अधिक यानी 84% है। पांचवा, आउटर कोर तरल है। छठा, इनर कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है। सातवां, एस्थेनोस्फेयर मैग्मा का स्रोत है। आठवां, एस तरंगें तरल को पार नहीं कर सकती। नौवां, कमर गोल असंबद्धता की ट्रिक है। और 10वां, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आउटर कोर की देन है। बहुत बढ़िया। अब छात्रों के स्वयं के मूल्यांकन के लिए 10 संभावित MCQ आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं। और ध्यान रहे, हम इनके उत्तर नहीं देंगे ताकि खुद सोचने का मौका मिले। पहला प्रश्न, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दूसरा, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है? तीसरा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है? चौथा, पृथ्वी के कुल आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी परत घेरती है? पांचवा, मोह असंबद्धता किन 2 परतों को अलग करती है? छठा, पृथ्वी के आउटर कोर के तरल होने का प्रमाण कौन सी भूकंपीय तरंगे देती हैं? सातवां, महासागरीय भूपरपटी मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? आठवां, कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे तीव्र गति से चलती है? नौवां, मैग्मा का मुख्य स्रोत पृथ्वी की किस परत में स्थित है? और 10वां, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान के उदाहरण हैं?